तो हेलो एंड नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोगों को पता चला होगा, पता मतलब आप फॉर्म डालिएगा तो आपको पता होगा ही कि जो एसएससी जीडी का अभी तत्काल में जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसी का हम इस सीरीज में क्या ला रहे हैं, पूछा गया टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक ना, पूछे गए 10 क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक ना, उस 10 क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक ना, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मानिए कि एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो डेली इस टाइम पे लाइव चलता है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखने वाले हैं एस एस मतलब कि जीके जीएस का क्वेश्चन सब देखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप जवाब भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक ना, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक ना, मतलब कि ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन का जवाब देते सीधा सीधा। ठीक ना, 2011 में जो पुरुषों की साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो वो थी 82.14, मतलब 82.14% पुरुषों की साक्षरता दर थी। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। ठीक ना, एक दो क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा कि भारत का लिंगानुपात क्या है। ठीक ना, इससे रिलेटेड हो जाएगा, भारत का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, लिंगा अनुपात। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में। कमेंट आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड सेकेंड में ये भी बता दीजिएगा कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। ठीक ना, भारत की साक्षरता साक्षरता दर। ठीक ना, आपको ये भी बताना है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या, देखिए पुरुषों की साक्षरता दर इतनी, ठीक ना, 82, भारत का लिंगानुपात एंड भारत की साक्षरता बताना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है सुंग वंश के प्रथम राजा कौन थे। सुंग वंश, क्या बोल रहे हैं, सुंग वंश का प्रथम राजा कौन था। क्वेश्चन यही है, सुंग वंश का प्रथम राजा कौन था। तो देखिए सुंग वंश का जो प्रथम राजा था उसका नाम था पुष्यमित्र। ठीक ना, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र था कौन, मतलब कि शुंग वंश का प्रथम राजा पुष्यमित्र। ठीक ना, पुष्यमित्र का एक पुत्र था, उसके पुत्र का नाम था अग्निमित्र। ठीक ना, अग्निमित्र। देखिए शुंग वंश का प्रथम राजा कौन हो गया, तो शुंग वंश का प्रथम राजा हो गया, ठीक ना, पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र का एक सन था, मतलब एक पुत्र था, उसका नाम क्या था, अग्निमित्र। अग्निमित्र और किसकी, और मालविका, और मालविका की प्रेम कहानी का एक बुक में जिक्र है। उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है मालविका मालविका निमित्र। ठीक ना, मालविका निमित्र, उस बुक का नाम है मालविका निमित्र। ठीक है, अब से ये भी पूछ लेगा कि मालविका निमित्र, अगर आपसे पूछ ले ये, ठीक ना, कि मालविका निमित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो बताइए कमेंट में कि मालविका निमित्र किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, किसके द्वारा लिखा गया आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर देखिए एक दो रिलेटेड और क्वेश्चन बता देते हैं, तो हम अगले पेज में चलते हैं। शुंग वंश, ठीक ना, क्या था, शुंग वंश, शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इसके पूछने की चांस है। देखिए शुंग वंश के प्रथम राजा कौन थे, तो वो थे पुष्यमित्र। ठीक ना, वो थे पुष्यमित्र, थे ना, पुष्यमित्र। देखिए अब पुष्यमित्र एक यज्ञ करवाए थे, क्या करवाए थे, यज्ञ यज्ञ करवाए थे। ठीक ना, उस यज्ञ का नाम था क्या,
अश्वमेध यज्ञ, नाम नहीं होइएगा, ठीक ना, अश्वमेध यज्ञ, ठीक ना। अश्वमेध यज्ञ का जो संचालक थे, संचालक, ठीक ना, संचालक, वो संचालक कौन थे, तो उसके संचालक कौन थे, पतंजलि, इसका भी नाम सुने होइएगा, पतंजलि, ठीक ना। संचालक थे कौन, पतंजलि। और पतंजलि, आपको ये भी बताना है कि पतंजलि मतलब एक बताइए कि हम लिख ही देते, पतंजलि योग दर्शन के, ठीक ना, योग के मतलब योग के प्रतिपादक थे, योग दर्शन में क्या थे, प्रतिपादक थे, ठीक है, प्रतिपादक, ठीक है। देखिए इस मतलब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि शुंग वंश का प्रथम राजा कौन है, तो शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था, तो पुष्यमित्र था। पुष्यमित्र क्या करवाए थे, कि यज्ञ करवाए थे। उस यज्ञ को क्या कहते हैं, उस यज्ञ को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ का संचालन कौन किए थे, तो वो किए थे पतंजलि। अब पतंजलि को हम क्या कहते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कहते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हम मतलब कि पतंजलि को ही कहते हैं, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड, वो होगा क्या, कि वेदांत, ठीक ना। अभी हम जाने कि योग दर्शन के मतलब प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे पतंजलि। आपको बताना है कमेंट में, वेदांत, वेदांत के प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक, ठीक है, वेदांत के प्रतिपादक आपको बताना है कमेंट में। उसके बाद न्याय का प्रतिपादक कौन होगा, वो भी बताना है आपको कमेंट में, ठीक है। उसके बाद पूछ ले मीमांसा, मीमांसा नहीं, मीमांस भी कह सकते इसको, मीमांस के प्रतिपादक कौन है, ये भी आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। आई होप आपको इतना पता हो जाएगा, पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो हम बताइएगा, हम कमेंट में उसका सही जवाब दे देंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन हम क्या क्या देखे हैं। तो इसमें हम देखे हैं क्वेश्चन, शुंग वंश के प्रथम राजा कौन थे, क्या थे, शुंग वंश के प्रथम राजा कौन थे, तो वो थे कौन, पुष्यमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र का एक पुत्र था, उसका नाम था अग्निमित्र, ठीक ना, अग्निमित्र, उसकी थी मालविका, ठीक है, मालविका। और अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का जिक्र एक बुक में किया गया, उस बुक का नाम है मालविका, मालविका निमित्त, ठीक ना, मालविका निमित्त। अब से हमसे पूछ, अब मतलब आपसे हम पूछे थे कि मालविका निमित्त का लेखक कौन है, तो उस लेखक का नाम क्या है, तो उस लेखक का नाम है कालिदास, ठीक ना, कालिदास। कालिदास अपने बुक में मालविका निमित्त में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का किया था, ठीक ना। उसके बाद हम देखे थे कि शुंग वंश के पुष्यमित्र, ठीक ना, पुष्यमित्र एक यज्ञ करवाया, तो उस यज्ञ का नाम था क्या, अश्वमेध, उस यज्ञ का नाम था अश्वमेध। और अश्वमेध का संचालक जो थे, वो संचालक कौन थे, तो वो थे पतंजलि। और पतंजलि को हम क्या कहते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कहते, ठीक है। उसके बाद कुछ दिए थे बनाने के लिए, वो था वेदांत के प्रतिपादक कौन है, वो बताना है आपको, न्याय के प्रतिपादक कौन है, एंड द मीमांस के प्रतिपादक कौन है, मतलब कि वेदांत दर्शन के, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांस दर्शन के प्रतिपादक होने, ये सब आपको बताना है, ठीक है। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका, ठीक ना, भारत में न्यायपालिका किस देश से लिया गया, ठीक ना। क्वेश्चन है न्यायपालिका किस देश से लिया गया, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। न्यायपालिका किस देश से लिया गया है, तो न्यायपालिका हमारे देश में कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है यूएसए से, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, ठीक ना। न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, तो न्यायपालिका लिया गया है अमेरिका से, इतना आपको तो याद होगा, ठीक ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और इससे हम क्वेश्चन निकालते, ठीक ना। तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो कैसी है, तो वो है एकल, कैसी है, एकल न्यायपालिका, ठीक ना, एकक न्यायपालिका, ठीक ना। एंड साथ में ये भी जोड़ सकते हैं कि स्वतंत्र भी है, यह स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। समझ, देखिए क्वेश्चन पूछा था कि न्यायपालिका किस देश से लिया गया, तो न्यायपालिका किस देश से लिया गया, तो वो लिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है। अगर ये भी पूछ ले कि न्यायपालिका हमारे देश में कैसी है, उसकी मतलब विस्तार कैसी है, तो वो एकल न्यायपालिका है, ठीक ना, हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका है, ठीक है। अगर स्वतंत्रता अगर पूछ ले, ये मतलब एकल न्यायपालिका एंड साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक ना। न्यायपालिका पे किसी का दबाव नहीं होता है, ठीक है, न्यायपालिका पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम कुछ बड़ा कर दें ताकि आपको सही से दिखे। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल, अरे यार, वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है, यही क्वेश्चन है। वॉलीबॉल मतलब वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई कितनी है। मानिए कि वॉलीबॉल खेलते हैं ऐसा वाला, ठीक ना, एक ऐसा हो गया, यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे नेट लगा होता है, जाल लगा होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से मतलब नेट की ऊंचाई, नेट की ऊंचाई मतलब कि सबसे उच्चतम ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, नेट की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है। मतलब इसी का पूछ रहा है, मतलब यही इसी की ऊंचाई पूछ रही है, ठीक है। वॉलीबॉल के खेल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो आपको हम बताते हैं, पहले बताते हैं मेल के लिए, ठीक ना, मेल के लिए कितनी होगी और फीमेल के लिए कितनी होगी। मेल के लिए जो हाइट होती है, वो मेल के लिए हाइट होती है 2.43 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदला जाए तो ये कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 8 फीट, मतलब कि 7.97 फीट, ठीक है। अगर फीमेल के लिए बात की जाए तो फीमेल के लिए होता है 2.24 मीटर, 2.24 मीटर। एंड अगर उसको फीट में चेंज किया जाए तो फीट में हो जाएगा 7.30 मतलब 35 फीट, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है, वॉलीबॉल के खेल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है। तो हम बात कर लेते पहले मेल के लिए। तो मेल के लिए कितना होता है, तो मेल के लिए होता है 2.43 मीटर, ठीक ना, और फीमेल के लिए होता है 2.24 मीटर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया क्रिकेट से, ठीक ना। तो आपको ये तो जवाब आना ही चाहिए, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन ये है, ईडन गार्डन जहाँ पे बहुत मैच होता है, आईपीएल ईपीएल जानते होइएगा, देखते होइएगा तो पता होगा कि ईडन गार्डन कहाँ स्थित है। तो ईडन गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कहाँ, तो ये है कोलकाता में। कहाँ स्थित है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। एक दो स्टेडियम के बारे में पूछ लेते आपसे, जो बता दीजिएगा कि वो कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो नंबर 1 में पूछते हैं आपसे हम ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, ठीक ना, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, स्टेडियम कहाँ स्टेडियम, ये आपको बताना है कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। एंड सेकेंड में बताना है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, इसका ये भी सुने होइएगा कि बहुत छोटा स्टेडियम है, ठीक ना, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये भी आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है, ठीक ना, कमेंट में आपको सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन पूछा था ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और पूछ लिए, पता होगा तो बताइए, नहीं पता होगा तो आप कमेंट जाके चेक कीजिए, कमेंट में पता चल जाएगा आपको कि सही आंसर इसका क्या होने वाला है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो पहले हम ये जानते हैं कि हरित क्रांति मतलब क्या बोलते, हरित क्रांति हुआ कब था, ठीक ना, कहाँ से पहले हुआ कब था। तो देखिए हरित क्रांति स्टार्ट जो हुआ तो वो कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था वो हुआ था मैक्सिको से, ठीक है, मैक्सिको, ठीक है, स्टार्ट हुआ था मैक्सिको से, सही बात है। एंड इसके जो जनक होते हैं विश्व में, इसका जनक किसको कहा जाता है, इसका जनक विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलांग को, ठीक ना, नॉर्मन बोरलांग को कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक, ठीक है। अगर यही पूछ ले कि भारत में, ठीक ना, कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को, ठीक ना, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, याद रहेगा एमएस स्वामीनाथन। अब भारत में मतलब कि हरित क्रांति की कब हुआ था, लगभग हुआ था 1970 के दशक में, ठीक ना, कब हुआ था, तो 70 के दशक में, मतलब कि 1970 के दशक में, आप दशक लिख देते हैं,
मतलब एक इंडिविजुअल कोई साल नहीं है, इसका दशक है, ठीक ना। दशक में होता है। आप इसे एक दो रिलेटेड इसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना, एक दो क्वेश्चन है, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति आपको बताना है। श्वेत क्रांति क्या जनक कौन है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति किससे मतलब संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है। ये भी बताना है आपको। ये भी बताना है कि नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और किससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद पूछ ले आपसे सूचना सूचना क्रांति, मतलब सूचना क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और इसकी शुरुआत, मतलब इसकी शुरुआत, या पूछ ले कि इसका संबंध किससे, तो संबंध ही बताना है। देखिए आपको जनक ही एक बगल बताना है, जनक, और एक बगल बताना है क्या चीज, एक बगल बताना है आपको संबंध, किससे संबंधित है, संबंधित, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब जितना क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ना सब पूछा गया क्वेश्चन, हम उसमें से 10 क्वेश्चन चुन के आपको लिए हम लाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सोमन सिंह का संबंध किस नृत्य से, क्वेश्चन है सोमन सिंह का सोमन मानसिंह का संबंध किस नृत्य से। तो सोमन मानसिंह का संबंध है जो कौन कौन नृत्य से, तो वो दो नृत्य से, ठीक है। वो दोनों नृत्य का नाम है, एक का नाम है भारतनाट्यम, ठीक ना, भारतनाट्यम, एक हो गया भारतनाट्यम, एक और है उसका नाम है ओडिसी, ओडिसी नृत्य, ठीक ना। आपको बताना है कमेंट में कि ओडिसी नृत्य कहाँ का नृत्य है और भारतनाट्यम नृत्य कहाँ का है, ठीक है। ये भी आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अरे यार ये क्या हो जाता है, अच्छा क्वेश्चन था कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है, ठीक ना। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन मिट गया तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन था कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है, ठीक ना। कोशिका द्रव्य लिखा गया, कोशिका यहाँ पे हम केंद्रक है, ठीक ना। कोशिका केंद्रक क्या है, कोशिका केंद्रक में क्या क्या अवेलेबल होता है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो कोशिका केंद्र में होता है क्रोमोसोम, ठीक ना, क्रोमोसोम होता है कोशिका द्रव्य में, एंड डीएनए भी होता है कोशिका द्रव्य में, एंड एक और होता है उसका नाम है जीन। जीन भी कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। कुछ क्वेश्चन ये था, मतलब क्वेश्चन ये था कि कोशिका केंद्रक में क्या क्या होता है। तो हम बता दें कोशिका केंद्रक में क्रोमोसोम भी होता है, डीएनए भी होता है और जीन भी होता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है कि मौर्य, एक मिनट, क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदरथ, ठीक ना, बृहदरथ था, मतलब कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था, ठीक ना, प्रथम शासक था, जिसकी हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा थी, जिसकी हत्या कर दी गई थी पुष्यमित्र के द्वारा, ठीक ना। पुष्यमित्र जो पढ़े अपन लोग तनिक देर पहले, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक ना। क्वेश्चन आपसे मतलब कमेंट हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, संस्थापक कौन था, ठीक ना। और इसका मतलब ये कब बना था, ठीक ना। मौर्य वंश का संस्थापक ईयर और संस्थापक कौन थे, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें से कौन सी किरणें, ऐसे क्वेश्चन है
कि कौन सी किरणें सूर्य से आती है, कौन सी किरणें सूर्य से आती है, तो वो सूर्य, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती है, सूर्य से आती है, ठीक ना। पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती है, सूर्य से आती है, ठीक है। तो अब हमारा यहीं तक क्वेश्चन था, मतलब 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्विक रिवीजन मारते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या छोड़े हैं, या क्या क्या आपको होमवर्क में दिया गया, ठीक ना, वो आपको हम क्विक रिवीजन करवा देते हैं। तो हम पहले ये स्टार्ट यहीं किए थे कि एसएसजीडी के लिए जो महत्वपूर्ण, जो ऐसे मतलब महत्वपूर्ण क्या कहिएगा, मतलब जो पूछा गया क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब हम करवा गए, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। मतलब इसी के इर्द गिर्द लगभग लगभग आने के चांसेज है, ठीक है, यही हम बताए थे। उसके बाद हम देखे थे, फर्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। पुरुषों मतलब पुरुष कितना पढ़े लिखे वो बताना था, तो उसमें है मतलब 84.14%, 84.14% पुरुष साक्षरता दर है, ठीक ना, पुरुषों की साक्षरता दर। आपको होमवर्क में मिला था कि भारत का लिंगानुपात बताना है एंड भारत की साक्षरता दर भी बतानी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था, शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था, ठीक है। कुछ ये पूछा था गया था कि शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था, तो वो था पुष्यमित्र, और पुष्यमित्र का एक पुत्र था, उसका नाम था क्या, अग्निमित्र, ठीक ना। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी की एक बुक में दर्शाया गया है, सॉरी, उस बुक का नाम है मालविका निमित्र, मालविका निमित्र, ठीक ना। मालविका निमित्र के आपको मतलब वो बताना था कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कालिदास, ठीक है। अब बढ़ते आगे की ओर। हम उसके आगे देखे थे कि शुंग वंश है, शुंग वंश का मतलब प्रथम राजा थे पुष्यमित्र, ठीक ना। पुष्यमित्र एक यज्ञ करवाया, तो उस यज्ञ का नाम क्या था, तो उस यज्ञ का नाम था अश्वमेघ, ठीक ना, उसका नाम था अश्वमेघ, ठीक है। अश्वमेघ का संचालक किए थे पतंजलि, ठीक है। पतंजलि को हम क्या कहते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कहते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कहते हैं। उसके बाद देखे थे, अब उसके बाद आपको होमवर्क मिला था, ठीक ना, होमवर्क मिला था, होमवर्क में आपको बताना था कि वेदांत के प्रतिपादक कौन है, बताना है। न्याय न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये आपको कमेंट में बताना था, ठीक ना। उसके बाद हम आए थे अगले आगे की ओर, तो आगे हम देखे थे कि न्यायपालिका किस देश से ली गई है, ठीक ना। न्यायपालिका किस देश से ली गई है, तो वो ली गई थी कहाँ से, वो ली गई है यूएसए से ली गई है, ठीक ना। न्यायपालिका कहाँ से ली गई, यूएसए से, ठीक है। हमारे देश में कैसी न्यायपालिका है, तो हमारे देश में एकल न्यायपालिका है, ठीक ना। एकल न्यायपालिका एंड स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे कि वॉलीबॉल खेल खेल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई जो होती है मेल के लिए, वो होती है 2.43 मीटर, 2.43 मीटर। इसको फीट में देखा जाए तो फीट में हो जाता है 7.97 फीट, 7.97 फीट। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए होता है 2.24 मीटर, ठीक ना। अगर इसको मतलब इसको फीट में चेंज किया जाए तो वो हो जाता है 7.35 फीट, ठीक है। उसके बाद देखे थे कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो वो स्थित कहाँ है, तो वो है वेस्ट बंगाल में स्थित है, मतलब वेस्ट बंगाल में कहाँ, तो वो है कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे कि ग्रीन पार्क, मतलब होमवर्क मिला था, ये भी आपको होमवर्क ही कह लीजिए, होमवर्क में था ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये बताना था आपको। एंड एक और बताना था चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है, ठीक है, ये भी आपको बताना था कमेंट में। उसके बाद हम लोग देखे थे कि हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, ठीक ना। हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी कहाँ, तो वो हुई थी मैक्सिको में। अगर पूछ लिए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है विश्व में, तो वो था कौन, नॉर्मन बोरलांग, ठीक ना, नॉर्मन बोरलांग, ठीक ना, नॉर्मन बोरलांग थे विश्व में, ठीक ना। अगर पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। और भारत में 1970 के दशक में, मतलब कि 70 के दशक में हरित क्रांति हुई थी, ठीक है। उसके बाद भी आपको कुछ होमवर्क में दिया गया था, वो होमवर्क था कि श्वेत क्रांति का जनक बताना है, और उससे वो किससे संबंधित है वो हमको बताना है, ठीक ना। वो किससे संबंधित है ये भी बताना था। वैसे ही नीली क्रांति के संस्थापक मतलब कि जनक किसको कहा जाता है, और ये किससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद था सूचना सूचना की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, और इसके संबंध किससे है, जनक और संबंध आपको बताना था, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे सोमन मानसिंह का संबंध किस नृत्य से, सोमन मान सिंह का नृत्य
मतलब सोमन मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो वो कितने कितने नृत्य से जुड़े थे, तो वो थे दो नृत्य से जुड़े, एक था भारतनाट्यम एंड दूसरा था ओडिसी। आपको कमेंट में ये भी बताना था कि भारतनाट्यम कहाँ का मतलब नृत्य है और ओडिसी कहाँ का नृत्य है, ये दोनों आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे कि कोशिका केंद्रक में क्या क्या होता है। तो कोशिका केंद्रक में क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है और जीन होता है, ठीक है। हम उसके बाद देखे थे कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहद्रथ, ठीक ना। बृहरथ बृहद्रथ, ठीक ना, बृहद्रथ था। उसकी हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा, पुष्यमित्र के द्वारा। पुष्यमित्र के द्वारा, जो शुंग वंश के प्रथम राजा थे, ठीक ना, शुंग वंश के जो प्रथम राजा थे पुष्यमित्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखे थे कि कौन सी किरण सूरज से आती है, कौन सी किरण सूरज से आती है, तो वो है पराबैंगनी किरण। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं हम कल इसी टाइम में, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी मिस्टेक हो गया होगा तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, या भाई समझ के बता सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो गया, उस मिस्टेक को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड क्या बोलती पब्लिक। ओके बाय।